डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कई लोगों ने यहाँ पर भाषण दिए। आदरणीय कृष्णा गौर जी चली गई, अर्चना जी, हेमंत खंडेलवाल साहब, सबके मैंने इनके भाषण बहुत गंभीरता से सुने। बहुत खुशी हुई। हमारी कृष्णा जी ने कम से कम गांधी जी का, अम्बेडकर जी का नाम तो लिया, क्योंकि इनका जो नया भारत है उसमें ये लोग सब अप्रासंगिक हो गए हैं। पूरी व्यवस्था उसको कलंकित करने की कोशिश करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस इंटरप्शन का मैं जवाब देना नहीं चाहता। मैं कह रहा था कृष्णा गौर जी के भाषण के बारे में, ओजस्वी था लेकिन सार गर्भित नहीं था। आंकड़ों की बाजीगरी, इधर से घुमाकर उधर, कहीं कौरव, कहीं पांडव, कहीं मुगल। अरे मुगलों का तो इतना नाम ही लोग लेते हैं कि शायद मुगल के वंशज माननीय सभापति महोदय नहीं लेते होंगे, इतनी बार नाम लेते हैं मुगलों का। अब अर्चना जी का भाषण सुन रहा था। अर्चना जी कह रही थी राहुल और प्रियंका के बारे में कि वो लड़की है, महिला है, तो उनको बाद में लोकसभा सदस्य बनने का अवसर मिला। राहुल जी चूंकि पुरुष हैं, वो पहले बन गए। अरे क्या किसी को जबरदस्ती बनाया जा सकता माननीय सभापति महोदय? कि ये स्वयं की अपनी इच्छा होती है? क्या नारी को अपनी इच्छा के पालन का अधिकार भी आप छीनना चाहती? ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा माननीय सभापति महोदय। कहते हैं लोकतंत्र, कोई इनका कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कोई महिला नेता, नाम नहीं लिया, कि अगर ये पास हो जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अरे इस बिल के बारे में, कानून के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। कभी कभार तो हम लोगों को उनके सामने बोलने का अवसर मिलता है। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ। मुख्यमंत्री जी ने संकल्प रखा है, इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के बंधन हेतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए आरक्षण पर सीमन प्रक्रिया सोवन या आदि आदि। जहां तक आरक्षण का सवाल है महिलाओं, तो कांग्रेस तो सदैव उसके पक्ष में रही। कांग्रेस ने कब विरोध किया है ये बता दें, कब विरोध किया है? कृत्रिम एक कहानी गढ़ के कुछ भी यहां सदन पर बोल देना, गैलरी के लिए बोलना, प्रेस के लिए बोलना कि छप जाएं, ये पर्याप्त नहीं होता है। जब केंद्र में देवगौड़ा की सरकार थी माननीय सभापति महोदय, 1996 की बात थी, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन विपक्ष में होते हुए भी कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव लाई थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। आप तो उसमें शामिल थे, क्यों नहीं आप लोगों ने सपोर्ट किया? क्यों नहीं आपने? सभापति महोदय, अभी बोल लेने दीजिए। अभी पार्लियामेंट के अंदर जिस बिल पर मतदान हुआ वो कौन सा बिल था? कौन सा था? माननीय सभापति महोदय, नहीं बताएं आप कौन सा, उसका नाम क्या है? कैलाश जी, हाँ, आप क्यों इतनी जल्दबाजी में? मैं वो भी बताऊंगा। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। आप अपने खूबसूरत चेहरे से जिस प्रकार पूरे सदन को, नहीं, कोई असत्य कथन मैंने नहीं कहा है। कोई आप इसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बैकफुट में हो आप, गुमराह करने की कोशिश चाह रहा हूं, आप समझ रहे हो? मुझे बताना पड़ेगा। माननीय सभापति आप बड़े चतुर राजनीतिज्ञ हैं, ये समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या ये सही नहीं है, तथ्य नहीं है कि 1996 में कांग्रेस लाई थी देवगौड़ा की सरकार? हम लोग विपक्ष में थे, फिर भी कांग्रेस ने साहस किया
वो बिल को लेकर आई, उस समय क्यों नहीं आपने उसका समर्थन किया? कांग्रेस फिर से अच्छा चलिए मैं मान लेता हूं आप बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है सभापति महोदय, मैं ये मानने को तैयार हूं। लेकिन फिर मैं एक और बात कहूंगा, कृष्णा गौर जी चली गई, ये पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रही थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1989-90 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, इनका बाहर से समर्थन था, मंडल आयोग की सिफारिशें उन्होंने लागू की, 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया जाए, ये उसमें प्रावधान था। इन्होंने सरकार गिरा दी, समर्थन वापस ले लिया, और आज आप पिछड़े वर्गों के हिमायती बन रहे हैं। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया था, वो अल्पकालीन सरकार ने। लेकिन आप बैठ जाए, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, आप बैठ जाएं, जब आपका नंबर आए तो आप बोल लीजिए, थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए थोड़ा सा गौरव जी, मानिए। तो ये पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने और उनके हिमायती होने का तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है। हाँ, इन प्रकारेण वोट ले लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब वोट लेने की ही मशीन बन गई। सामाजिक सरोकार, देश के विकास, महंगाई कम करना, नौकरी देना तमाम नौजवानों को, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अगर आप अनुमति देते हैं कि विपक्ष की जो एक भूमिका है सत्ता पक्ष को आईना दिखाने की, अगर वो मैं कर रहा हूं तो क्या बेजा कर रहा हूं, इसकी तो अनुमति है ना आप। माननीय सभापति महोदय, अब आप इस संकल्प के माध्यम से 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, परसीमन की बात कर रहे हैं। परसीमन कैसे जल्दी हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी? परसीमन होगा जब आपके जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, वो 27 में आने वाले हैं, और संकल्प आप ला रहे हो कि महिलाओं को आरक्षण 27 परसीमन के बाद देना है। अब ये कैसे संभव? महिलाओं को आरक्षण 33% मिले, ये हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ इसका समर्थन करती है। आपको मैं याद दिलाता हूं जी, ये मोदी जी की सरकार है, और आज मैं इस सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि विपक्ष ये नोट कर ले कि 2029 के पहले जनगणना भी होगी, परिसीमन भी होगा, और महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिलेगा। चलिए माननीय सभापति महोदय, माननीय भूपेंद्र सिंह जी बहुत विद्वान और वरिष्ठ और योग्य सदस्य, वो क्या कह रहे हैं और संकल्प में क्या लिखा है, इसमें विरोधाभास। संकल्प कह रहा है तो नहीं है, जो उन्होंने कहा है वही बात कह रहे हैं। तत्काल विरोधाभास तो नहीं है, उन्होंने भी यही कहा है ना। नहीं, 29 के बाद कहा है, ये कहा 2000 जनगणना के बाद, परसीमन के बाद, 2029 के पहले सब हो जाएगा। 2029 उतना ही कहा है कि ये सब चीजें 2029 के पहले हो जाएंगी। 29 में तो आप अपनी बात जारी रखिए। जो बिल है प्रस्तुत हुआ, जो 2/3 बहुमत नहीं पा सका, उसमें तो इसका प्रावधान था, तो क्यों दोहरा रहे हैं फिर आप? ये क्यों संकल्प ला रहे हैं? इस संकल्प का क्या उद्देश्य हमें समझ नहीं पा रहा। जी, आपकी बात स्पष्ट आ गई है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सभापति जी, माननीय सभापति जी, ये नारी के सम्मान और गरिमा का सवाल है। माननीय सभापति, एक मिनट भाई साहब, देखिए, एक मिनट भूपेंद्र जी, मैं ईल्ड नहीं करूंगा इसके लिए। एक मिनट, आप तो अपना नहीं, आप अपने दल से दूसरे वक्ता के समय में ज्यादा समय नहीं ले। देखिए, बात आपने कह दी वो उचित है, पर अब जरा अपने वक्ता को अपनी बात कहने का मौका पॉइंट ऑफ ऑर्डर होना चाहिए। ये कि सामने वाला वक्ता ईल्ड करे, भगवान राम नियम है, ये परंपरा है। भगवान राम ने नारी के सम्मान के लिए रावण का वध किया, और नरेंद्र मोदी नारी के सम्मान के लिए कांग्रेस को समाप्त करें। महेश जी, हाँ, अब मैं अगर आप अपनी बात चालू रखें। महेश जी, जरा अपने माननीय सभापति को अपनी बात रखने दें। मैं अगर एक वाक्य कह दूं तो हंगामा मच जाएगा, तो आप अपनी बात जारी रखें ना, हंगामा क्यों मचवा रहे हैं? राम जी ने महिला के सम्मान के लिए रावण का वध किया, और मोदी जी क्या कर रहे थे?
महिला के सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया? कांग्रेस का वोट। आज वो विधेयक लाए साहब। सम्मान। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कैसी बात? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। विधेयक लेके आए बहुत इतने बड़े सीनियर नेता, सम्मान के लिए इतने बड़े सीनियर नेता अगर इतनी घटिया बात करेंगे अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। व्यक्तिगत मामलों में ऐसे कैसे बोल? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, विधेयक लेके आए हैं। मेरे वक्तव्य में अगर एक भी असत्य है, बर्दाश्त नहीं हो पा रही, गलत है, तो आप यही मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, कोशिश कर दीजिए। आप तो कैलाश भाई से कहिए कि वो संयमित होकर बात सुने, इनसे भी कहिए भूपेंद्र। चलिए आगे बात जारी रखिए। क्या आप माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं करने देते? माननीय सभापति महोदय, क्यों आपको मिर्ची ठीक नहीं है, इसलिए मैं उस समाज से आता हूं, मैं उनके साथ सामाजिक कार्यक्रम में रहा हूं, कभी उन्होंने शब्द नहीं किया। वो त्यागी है, तपस्वी महिला है, बोल रहे हैं, नहीं लिखा जाएगा। सभापति आप अपने बात जारी रखिए। देखिए, मैं मुश्किल से 3 मिनट बोल पाया हूं, 3 मिनट बोल पाया हूं। मेरे पास इतने सारे वो नोट्स है, एक पन्ना भी नहीं मैं बोल पाया हूं। ये सब बीच बीच में खड़े होकर टोका टाकी करते हैं। मैं इनकी तारीफ कर दूं, ये सब चुप्पी से देखें, चुप्पी साध कर सुनेंगे मुझे, पर वो मेरा धर्म नहीं। आपके पास बहुत मसाला है तो सकारात्मक रूप से बोलिए ना, किसी को टोका टाकी का मौका ही मत दीजिए। नहीं सभापति महोदय, जब ये गलत बयानी करते हैं, हम तो सिर्फ सही तथ्य उजागर कर रहे हैं। कोई वैसे तो आपसे कहा आप मुझे फांसी दिलवा दो अगर ये घटना नहीं घटित हुई हो। चलिए आगे बढ़िए प्लीज। अब ये कोई नहीं बोलेगा कुछ। व्यक्तिगत आक्षेप स्वीकार नहीं है, आप अपनी बात करें। खैर, मुख्यमंत्री जी संकल्प लाए हैं, बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते लाए तो हैं कुछ कम से कम। बहरहाल माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में जीत और हार लगी रहती है, क्रम चलता रहता है। लेकिन लोकसभा में एक बिल पास ना होने के कारण, जो कि मुकम्मल नहीं था, जो सामयिक नहीं था, उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 2023 में आप पास कर चुके थे, वो आप बिल लाए। क्यों लाए आप बिल? आप इसकी मंशा के पीछे जाइए माननीय सभापति। बंगाल में चुनाव थे, उस शेरनी से ये जीत नहीं पा रहे हैं। चाहे ये ओ दीदी कह लें, ए दीदी कह लें, होने वाला नहीं है काम। माननीय सभापति महोदय, वैसे मैं नहीं समझता कि इनका शीर्ष नेतृत्व इतना नादान होगा। 33% आरक्षण देने का विधेयक, कानून सर्वसम्मत से पास हो गया। 26 में उसको लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, मैंने आपको बता दिया। बहरहाल, राजनीति इतने निम्न स्तर पर ले जाना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जब आप लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 कैलाश जी 334 में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जब नहीं जुटा पाए, तो आपने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं उन्होंने रोड़ा अटकाया। क्यों? आपका उद्देश्य पवित्र नहीं था। आपका उद्देश्य संविधान की रक्षा करने का या उसका सम्मान करने का नहीं था, व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी के लिए राजनीतिक लाभ लेने का तो कुल मिलाकर उद्देश्य था। माननीय सभापति महोदय, अब दिक्कत यह है, जैसे मैंने कहा, चुनाव जीतने की मशीन बन रही है और इनके बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं। आरएसएस में बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं, लेकिन ये 3-4 नए जुड़ गए। ये कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं, भारत की जनता देख रही है कि उसमें अनुषांगिक संगठनों में एक तो चुनाव आयोग जुड़ गया, ईडी जुड़ गई है, सीबीआई जुड़ गई है, इनकम टैक्स जुड़ रही है। महोदय, ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ये संवैधानिक संस्था है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देंगे। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने पहले संघ की बात बोली, उनके अनुषांगिक संगठन बोले, ये संवैधानिक संस्था है अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार इनका मजाक उड़ाना, संघ का अनुषांगिक संगठन छोड़ बोलकर, ये उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय। इतने बड़े सीनियर लीडर हैं ये, और उसको संवैधानिक संस्थाओं का इस प्रकार मजाक उड़ाएं, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं अध्यक्ष महोदय। इसको विलोपित करें।
इसको संविधान विलोपित का मजाक उड़ाना भी मंजूर नहीं होगा और संवैधानिक महोदय। संस्थाओं का भी मजाक उड़ाना मंजूर नहीं होगा। ये दोनों चीजें इसलिए इसको विलोपित कर दे। सभापति महोदय, मैं कैलाश जी को ये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ये भी जहां हम लोग बैठे हैं संवैधानिक संस्था है। क्या आपको बख्शते हैं वो लोग जाकर? अब आप तो सत्ता दल में हो, वॉशिंग मशीन आपके पास है, सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हो पूरी तरह से, कोई आपको चिंता नहीं। लेकिन ये है, वास्तविकता है। अध्यक्ष महोदय, बैठिए रात गई, कृपया बैठिए। रात गई, रात की बात न कर, अब आई है सुबह, रोशनी का हिसाब दे। नए भारत का दो ना आप हिसाब। आप विश्वगुरु बनना चाहते हो कि विश्वगुरु? पड़ोस में युद्ध चल रहा है, खाड़ी युद्ध। आज भारत की जो हैसियत है, भारत की स्थिति इतनी हास्यास्पद हो गई। राजेंद्र जी, विषय पर आइए। बोलना चाहते हैं आप, विषय पर आइए ना। खाड़ी युद्ध की चर्चा अभी करने का अवसर नहीं है। अर्चना जी ने तो पता नहीं कहां कहां की चर्चा कर दी, महाभारत, रामायण और क्या क्या। अरे हम तो प्रासंगिक विषय जो आज रामायण और महाभारत तो हमारी संस्कृति ज्ञान है, उस पर आप बोल सकते हैं। मुझे ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञानी नहीं है उस पर। राजनीतिक विषय का विद्यार्थी हूं। अपना विषय जारी रखें। तो आज गर्मी बहुत है सदन में, माननीय सभापति महोदय। हाँ, बहरहाल और अनुशासित संगठनों का ठीक है, लेकिन ईवीएम तो है, वो भी संवैधानिक संस्था है, वो मशीन। अरे क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? लीजिए मैं रख देता हूं। एक शब्द नहीं बोले, मैं इसको सदन के पटल पर रख कुछ नहीं देता हूं। बोले। ये गलत बात है। आप लोग टोकते क्यों हैं फिर? ये बताइए मुझे, आप लोग क्यों टोक रहे हैं? जितने सदस्य, चूंकि मैं आज पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, आपको संकल्प पर चर्चा संकल्प से सर्वथा संगत और उसकी व्याप्ति के भीतर होगी। सर्वथा लिखा है इसमें, ये असंगत बोलते हैं। राजेंद्र जी किताबें पढ़ के सरकार आपको बताते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को, चलिए ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को कैलाश जी मैं सुनाना चाहता हूं, बताना है। पूरी इस नजरिए से मैं देखता हूं। वर्ष 2003 में 20 मिनट हो चुके हैं। कहां हो चुके हैं सभापति महोदय? मैं 7 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाया हूं। आप देखिए, आपने टोका टाकी का माहौल बनाया, इसलिए नहीं बोल पाए। मेरा निवेदन बात जल्दी समाप्त करना, जब मैं ईड नहीं कर रहा। देखिए, आपका पूरा 1 घंटे का समय है। नहीं, कोई 1 घंटे का समय, उसमें अकेला आप ही ले लेंगे आधा घंटा, तो कैसे बात बनेगी? कोई असत्य कथन अगर बता दें, कौन सा असत्य कथन? चलिए आगे विषय पर आगे जारी रखिए। वर्ष 2003 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की धाराओं, अब कैलाश जी जा रहे हैं, 330, 334 पर आधारित 3 संशोधन, 330 ए, 332 ए और 334 ए जोड़े गए, क्योंकि यह लोकसभा एवं देश की विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के और उन्हें इन संस्थाओं में 33% भागीदारी और आरक्षण देने का मामला था। कांग्रेस पार्टी ने पूरा उसका समर्थन किया था। राष्ट्रपति जी ने इस पर 28 सितंबर 23 को हस्ताक्षर कर दिए। उसी दिन भारत के गजट में नोटिफिकेशन हो गया 106वां संविधान संशोधन के रूप। लेकिन मोदी जी की सरकार ने ये नए भारत का हाल देखिए कि 2.5 साल लगा दिए उसको नोटिफाई करने में कि वो कानून बन सके। ये इन्होंने किया है 2.5 वर्ष बाद। प्रश्न यह है कि इस लागू करने में ये इतनी देरी क्यों हुई? वास्तविकता यह है, आपकी मंशा झलकती है। बस हर निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए आप लोग देखते हो। पंजाब का मैंने उदाहरण आपको बता ही दिया। माननीय सभापति महोदय, 16 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 और बिल प्रस्तुत किए। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र संशोधन विधेयक 2026 और परसीमन अधिनियम 2026। बस यहीं से आपकी असली इच्छा प्रकट होती है। अगर महिलाओं को आरक्षण 33% देना ही था, अब ठीक है, हम बात अर्चना जी कह रहे थे कोई 40 लाख का हो गया, कोई 30 लाख का हो गया। अरे ये भारत है। आप इंग्लैंड, बोत्सवाना और फिनलैंड और नॉर्वे से, जहां की आबादी 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, अरे ये भारत है। भारत में अगर बड़ी सीटें, आप क्यों पश्चिमन को जोड़ना चाहते हैं? अगर आप आरक्षण वास्तव में देना चाहते हैं तो इसमें जरूर दें, लेकिन पश्चिमन होगा
कौन होगा उसमें? एक रिटायर्ड जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट, एक नया ज्ञानेश कुमार आप बैठा देंगे वहां, वैसे ही सदस्य आप बना देंगे उसमें। और प्रचीमन क्या होगा? क्या हुआ है आपके असम में? वहां पर SIR के नाम से नाम काटे गए, परसीमन के नाम से काट छांट की गई, ताकि इन प्रकार बड़े कलाकार हैं वहां के। राजेंद्र जी, आप वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं परसीमन आयोग बनेगा तो उसमें आपके भी सदस्य रहेंगे? जी नहीं, आपके भी सदस्य रहेंगे? जी नहीं है। जी नहीं, मैं स्वयं परसीमन आयोग में रहा हूं, मैं जानता हूं प्रक्रिया को। सलाह नहीं, वो अपने आंकड़े देने के लिए रहेंगे, सब कोई जा नहीं सकता, उतना ही काम। निर्णय वो कमेटी करती है, 3 लोगों की कमेटी बनती है, उस पर रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का 2003 में जस्टिस कुलदीप सिंह थे, फिर आप ढूंढ लाएंगे किसी को उसी तरह। बहरहाल ये जो कांट छांट आप कर रहे हैं, ये सिर्फ किसी तरह से आप बहुमत हासिल कर लें, ये आपकी पूरी कार्रवाई से झलकती है। आप लोकसभा की संख्या 850 बनाने का उसमें प्रावधान है, और संघीय व्यवस्था का ध्यान अवश्य रखा जाए, सिर्फ आबादी के आधार पर ना हो। जो एक फॉर्मूला है कि जितनी सीटें हैं जिस राज्य की, उसका आप 50% बढ़ा दें तो वो शायद न्याय संगत होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, आबादी का आधार बनाएंगे, तो दक्षिण के राज्य जहां बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, बेहतर आर्थिक ग्रोथ है, और आबादी पर नियंत्रण फैमिली प्लानिंग के माध्यम से है, वो पिछड़ जाएंगे, उनमें आक्रोश पैदा होगा, और इस संघीय ढांचे को बनाए रखना बड़ा कठिन होगा। एक और चुनौती देश के सामने खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 33% आरक्षण की भूमिका निभाई देने की। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात की थी। काल की गोद में असमय समा गए, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में, तो पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाकर, और उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, देश में लगभग 24 लाख ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं, और 24 लाख संस्थाओं में खुशी है हमें, मध्य प्रदेश की सरकार ने का भी योगदान है। सुन लें, कैलाश जी गए, माननीय मुख्यमंत्री जी, 50% 33 से करने का आपका उसमें योगदान है, आपको मैं उसके लिए श्रेय देता हूं। 50% किया, पर लेकिन आप नजर दौड़ाइए, 12 लाख हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश 20 राज्य हैं जहां 50% है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में जो सबसे बड़ा है, जो कर्मभूमि है प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी जहां से चुनाव लड़ते हैं, माननीय सभापति महोदय, वहां 50% नहीं, नियम भी नहीं आया, 33% है, लेकिन 33% भी नहीं, 20 से 25% आरक्षण उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मिल रहा है। ये राजेंद्र सिंह नहीं कह रहा है सभापति महोदय, आप CAG की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। तू इधर उधर की बात ना कर, बता कारवां क्यों लुटा। कृष्णा जी, मेरे रहजुनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। माननीय सभापति महोदय, सरकार वास्तव में, अच्छा आदरणीय, ये लोग अगर वास्तव में ईमानदारी में होती तो ये लागू कर दिया होता इन्होंने। और मैं तो कहूँगा कि जो अगला चुनाव है माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि मैं आपके माध्यम से उनको कह पा रहा हूं, तो अगला चुनाव आने वाला है 28 का विधानसभा का। आप मत रुकिए 29 के लिए, 28 में ही महिलाओं को मध्य प्रदेश में 33% आरक्षण दे दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। तब आपकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता महिलाओं के प्रति, उनको न्याय देने के प्रति साबित होगी। माननीय सभापति महोदय, अब वो कहावत है कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोल रही है, या छेदी बोल, क्या फिर न थी हाल की हमें अपनी खबर, देखते रहे औरों के ऐबो हुनर, जब बुराइयों पर अपनी पड़ी नजर, तो निगाहों में कोई बुरा न रहा। यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सब चुनकर आए हैं, सब जनता की सेवा करना चाहते हैं, राज्य के विकास में योगदान करने की इनकी सबकी भूमिका है। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने, सभी महोदया, कांग्रेस ने, आप ही ने अपने भाषण में उल्लेख किया था, मैं क्यों दोहराऊं,
पहली हमारी जो महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, फिर कितने क्रम से प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, क्या क्या अनेकों पद कांग्रेस ने दिए। और कांग्रेस पर आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रही, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही। लेकिन ये जो आज स्थिति बनी है, राजन जी बात पूरी करें आप अपनी, क्योंकि आपको आधा घंटा हो वैसे गया है। इन नेता कार्यकर्ताओं का काला चिट्ठा है, इनके मेरे पास है, मैंने काफ़ी स्टडी की है। अब आप महिलाओं का सम्मान करने वालों में इनकी बड़ी लंबी सूची है। वो हमारे ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, एक कुलदीप सिंह सेंगर है, एक वो अंकिता भंडारी बेचारी है वहाँ पर, वो है। बनारस में वो छात्रा के साथ गैंग रेप है, सब इनके कार्यकर्ता थे। और बहुत सारी घटनाएं, मैंने ये दोहराना चाहता, कठुआ कांड है, कठुआ वाला कांड। और क्या कह देंगे, न्याय अपना काम कर रहा है। अरे दृढ़ इच्छा शक्ति से के बिना न्याय भी काम नहीं कर पाता है, न्याय बंधुआ हो जाता है। आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो आधा अधूरा लाया गया संकल्प है मान्यवर हमारे मुख्यमंत्री जी का, अब बहुत सारी उपमाएं हमारी मैडम कृष्णा गौर जी ने यदुवंशियों के लिए दी, ये किया वो किया, वो तो है हमारे मुख्यमंत्री हैं। वो आप इतना अच्छा बोलने लगोगी तो ऐसा ना हो कि सारे लोग कहें कि अब आपका नंबर आ जाए वहाँ, तो थोड़ा सा संभल कर चलना। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे समय दिया बोलने का। और मुझे दुख भी इस बात का है कि अगर तथ्य की बात रखो तो बेवजह टोका टाकी होती है। धन्यवाद। धन्यवाद राजन सिंह।